दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 13, मराठा राज्य का उदय और भारत में यूरोपियों का आगमन। इस अध्याय में आप शिवाजी और उनका शासनकाल, शिवाजी का शासन प्रबंध, मराठों का साम्राज्य, शिवाजी के उत्तराधिकारी, मराठा संगठन, पानीपत का तृतीय युद्ध और 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 13, मराठा राज्य का उदय और भारत में यूरोपियों का आगमन। दोस्तों देखिए, मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य नहीं था, बल्कि इसका आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, धर्म, भाषा, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की मुस्लिम रियासतों में गहरा असंतोष था। सोई हुई मराठा जाति को रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करने के कारण एक सूत्र में बांध दिया था। मराठों में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठों को एक वीर योद्धा और नेता मिल गया और शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आइए शिवाजी के शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों शिवाजी का शासनकाल 1627 से 1680 ईस्वी था। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी के पालन पोषण का पूरा दायित्व उनकी माता जीजाबाई पर था। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पूरे दे रखी थी। शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें, खुद का राज्य क्यों न बना लें। मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र से ही सेना इकट्ठी करने लगे। धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। उन्होंने पूना के आसपास के कई पहाड़ी किलों को जीता और नए दुर्गों का निर्माण भी कराया, जैसे रायगढ़ का दुर्ग। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में रायगढ़ का दुर्ग दर्शाया गया है। दोस्तों शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों और दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उन्हें अपने तंबू में बुलाया। आइए अब आगे की चित्रकथा पढ़ते हैं। देखिए, अफजल खां अपने पहरेदारों के साथ पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने चल दिया। शिवाजी ने कहा था, सेना मत लाना, डरपोक कहीं का। शिवाजी भी अपने पहरेदारों के साथ अफजल खां से मिलने चल दिए। तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है, आओ मुझसे गले मिलो, ये अफजल ने कहा। अफजल ने शिवाजी को गले लगाया और अपना खंजर शिवाजी को मारने के लिए उठा लिया। अरे ये तो मुझे मारना चाहता है, शिवाजी ने सोचा, और इस तरह से शिवाजी ने खंजर झपट लिया और हाथ में पहने बघनक से अफजल खां के पेट में खंजर घोंप दिया। या अल्लाह! और इस तरह शिवाजी ने अफजल खां को अपनी चालाकी और साहस से मार डाला। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने सूबेदार शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने उसे भी परास्त कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी के पास भेजा। जय सिंह के समझाने बुझाने पर औरंगजेब से संधि करने के लिए शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए।
वहाँ शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से वह असंतुष्ट हो गया और उसने शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी औरंगजेब की कैद से एक योजना बनाकर निकल गए। इसके बाद उन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली। शिवाजी का रायगढ़ में एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा विधिवत राज्याभिषेक हुआ। तो याद रखिएगा, रायगढ़ में पंडित गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्य उत्तर में रामनगर यानी सूरत से लेकर दक्षिण में कारवार तक समुद्र तट के किनारे किनारे फैला हुआ था और आप जान लीजिए 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। आइए शिवाजी के शासन प्रबंध के बारे में जानते हैं। दोस्तों, शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति और लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया और दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था और वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था। आइए अष्टप्रधान के बारे में जान लेते हैं। पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य मजूमदार, मंत्री जो है बाकिया नवीस, सचिव शुरू नवीस, सुमंत दबीर, सेनापति को शर नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश, ये अष्टप्रधान थे जो कि 8 मंत्री थे। दोस्तों, साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और अस्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की। उन्हें नकद वेतन दिया जाता था। उन्होंने एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया था और मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से चौथ यानी आय का चौथा हिस्सा और शरदेश मुखी यानी आय का 10वां हिस्सा नामक कर वसूल करना प्रारंभ किया था। तो चौथ और सरदेश मुखी कर शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से वसूला था। यहाँ पर आइए देख लेते हैं मराठा साम्राज्य जो कि शिवाजी का साम्राज्य था, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही एक भारत के दक्षिणी मध्य भाग में देखिए किस तरह से मराठा साम्राज्य फैला हुआ है और यहाँ पर पेशवा और पूना साम्राज्य सतारा का विस्तार था। दोस्तों, मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करके शिवाजी ने धन लूटा, जैसे सूरत बंदरगाह पर, और शिवाजी ने मराठा जाति को एकता के सूत्र में बांधकर मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य लंबे समय तक नहीं टिका रह सका और 18वीं शताब्दी में मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में जानते हैं। तो शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में पेशवा यानी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शिवाजी के पौत्र शाहू ने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। शाहू अकर्मण्य शासक था। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता और कुशलता से मराठा प्रशासन को सुदृढ़ किया। उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों से चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया और उसने उन इलाकों पर पुनः अधिकार किया जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया था। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठों ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और अब वे मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गुरिल्ला और छापामार युद्धों में व्यस्त रखा था। छापामार युद्ध प्रणाली क्या है? तो सेना की छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, ये शत्रु से आमने सामने युद्ध न करके पहाड़ियों और जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते और इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया और इसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते थे। आइए मराठा संगठन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की व्यवस्था प्रारंभ हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी और उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसने मालवा और गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण था। उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया।
ये प्रमुख मराठा सरदार थे नागपुर के राघोजी भोसले, बड़ौदा के पिल्लीजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हार राव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इन मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में जाना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया, जिसका मुखिया पेशवा था। और आप जान लीजिए, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर और औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया और इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बढ़ गया। राजपूत, जाट, रूहेले, अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए थे। यहाँ पर आइए, नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। तो इसमें आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और ये अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर की जीत हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रूहेले अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। मराठों को जाट, राजपूत और सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थीं, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। अतः युद्ध में उच्च कोटि के मराठे सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और आप जान लीजिए, मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर प्राप्त हुआ था। शिवाजी और मराठा राज्य के बाद आइए 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के विभिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों के अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे थे। बंगाल, अवध और दक्षिण आदि के प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। भारत के उत्तर पश्चिमी ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे। सन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने कमज़ोर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी और 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया। इस समय कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो विशाल भारत को एकजुट रख सकती थी और मुगलों के पतन, मराठों की हार और छोटे छोटे राज्यों की आपसी लड़ाई ने यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया और विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी? तो ये कौन था? ये था जहांगीर। दूसरा है, इस समय तक कौन कौन सी विदेशी कंपनियां भारत आ चुकी थीं? तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी। दोस्तों, जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। वह दूसरे देशों में हो रहे विकासों को नज़रअंदाज कर रहा था। मुगल सम्राट और उच्च वर्ग करोड़ों रुपए ऐश्वर्य सामग्री बनाने और जुटाने में खर्च कर देते थे। उन्होंने घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से भोग विलास की वस्तुएं मंगाना उचित समझा। जहां यूरोप में किताबें मुद्रणालय में छपती थीं, भारत में किताबें अभी तक हाथों से लिखी जाती थीं, जिसका उदाहरण हमें बाबरनामा और अकबरनामा जैसी हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। उधर यूरोप में जहां प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था और लड़ाई के लिए नए नए हथियार, बंदूक, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था, भारतीय अभी भी पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों और भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे।
यहाँ पर देखिए 16वीं शताब्दी तक इस तरह के यंत्र यूरोप में बन चुके थे, जिसके आधार पर यूरोपीय नाविक देश विदेश की यात्रा करने में सफल रहे। दोस्तों देखिए 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत ने न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में ये पिछड़ा ही रहा। जैसे माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही कार्य करते रहे। नतीजा ये हुआ कि कोई कारीगर चाहे जितना ही कुशल क्यों न हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। पश्चिम की तरह यहाँ के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके। इसके अलावा दुनिया में यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे थे और भारत में विदेशी यात्री और विदेशी व्यापारी आ रहे थे। शक्तिशाली मुगल भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने के बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर निर्भर रहे। उधर यूरोपीय देशों ने शक्तिशाली नौसेना और सुसंगठित व्यापारी बेड़े के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए और इसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। यहाँ पर देखिए कारखानों में तोप का निर्माण हो रहा है और यूरोपीय सैनिकों द्वारा बंदूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कारखानों में लोग काम कर रहे हैं और विदेशी सुसंगठित व्यापारी बेड़े यहाँ पर इस तरह से दर्शाए गए हैं। दोस्तों मुगलों ने विदेशी व्यापार के महत्व को समझ लिया था, इस कारण उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण और प्रोत्साहन किया। राष्ट्र के आर्थिक विकास में वे नौसेना के महत्व को नहीं समझ सके, इस कारण भारतीय व्यापारी और निर्माता शक्तिशाली नौसेना और सुसंगठित व्यापारी बेड़े के अभाव में विदेशों से होने वाले व्यापार के मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। इसी प्रकार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में भारत और अन्य देशों से पिछड़ता चला गया और मुगल शासक वर्ग ने उन्हीं बातों में दिलचस्पी रखी जो उनके तात्कालिक महत्व और विलास की थी। भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी और इसके दूरगामी प्रभाव हुए। भारत आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों के जंजीरों में जकड़ा रहा। यहाँ पर चित्र में सूत काटने का कारखाना दर्शाया गया है। तो ये अध्याय यहीं तक था दोस्तों। आइए इस अध्याय से संबंधित शब्दावली को जान लेते हैं। चौथ, तो मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग, जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे, उसे चौथ कहा जाता था। सरदेशमुखी संपूर्ण आय का 10वां भाग, जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। और अष्टप्रधान, ये 8 मंत्रियों की एक समिति थी जो शासन कार्यों में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी। आइए अब इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। तो शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को जो है शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के माता पिता का नाम बताइए। तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये रायगढ़ में हुआ था। दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए। तो औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ और इसमें भौगोलिक शक्ति का भी योगदान था। विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, पूना, बीजापुर, कोंकण की उबड़ खाबड़ भूमि ने मराठाओं को परिश्रमी, साहसी और आत्मनिर्भर बनाया और उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। मराठों ने दक्षिण के राज्यों अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा आदि की शक्ति कमजोर होने का लाभ उठाया और शिवाजी ने मराठों को संगठित करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। औरंगजेब का पतन और आर्थिक संकट भी मराठों के साम्राज्य स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। शिवाजी के शासन प्रबंध के बारे में लिखिए। तो शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया। उन्होंने अपने स्वराज का शासन प्रबंध अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की एक समिति की सहायता से, न्याय प्रबंधन और सैनिक प्रबंधन तथा भूमि प्रबंधन से चलाया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई और इसके परिणाम क्या हुए? तो मराठों ने पहले पंजाब पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर उस समय अब्दाली का शासन था। अब्दाली मराठों से नाराज हो गया, इस कारण ये लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि मराठों की हार से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने का शुभ अवसर मिल गया।
अगला है सही कथन पर सही का निशान लगाइए। मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, बिल्कुल सही है। अफजल खां मुगलों का एक सरदार था, तो अफजल खां मुगलों का प्रमुख सरदार था, ये सही नहीं है। और शिवाजी का रामनगर में राज्याभिषेक हुआ, ये भी सही नहीं है। और देखिए शिवाजी ने शाइस्ता खां को बघनक से मारा, तो उन्होंने अफजल खां को बघनक से मारा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों सही जोड़ा बनाना है। नादिर शाह का आक्रमण ये 1739 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 में। शिवाजी की मृत्यु जो है ये 1680 में। और देखिए शिवाजी की मृत्यु जो है ये 1680 में और सूरत पर आक्रमण 1670 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 13 मराठा राज्य का उदय और भारत में यूरोपियों का आगमन। इस अध्याय में आपने मराठा साम्राज्य और 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया, जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप महत्वपूर्ण तथ्यों और विचारों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।